सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे +1 साइंस के जो चैप्टर 1 था उसके जितने भी टॉपिक्स हमारे पेंडिंग हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो फिजिक्स है उसके क्या क्या स्कोप्स हैं, उसकी कौन सी ब्रांचेस हैं। फिजिक्स के अंदर जो हम हाइपोथेसिस बोलते हैं या एक्सियम्स बोलते हैं या अजम्पशंस बोलते हैं वो क्या होती है, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी के अंदर फिजिक्स ने अभी तक क्या अपना योगदान दिया, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने ग्रीन बोर्ड की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। डिस्कस करते हैं, तो मूव करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज स्कोप ऑफ फिजिक्स। कि फिजिक्स का स्कोप क्या है। देखो, द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वास्ट एज इट कवर्स क्वांटिटीज विद लेंथ मैग्नीट्यूड एज हाई एज 10⁻⁴ मीटर टू। देखो, स्कोप क्या होता है कि इफेक्ट, किन किन फील्ड के अंदर उसका इफेक्ट आता है या किन किन चीज़ को वो ऑल्टर कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। बोलते हैं ना कि जब कोई सब्जेक्ट रखते हैं तो बोलते हैं कि इस चीज़ का स्कोप नहीं है। इस चीज़ का स्कोप मतलब आगे वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। मतलब अगर आप साइंस रख रहे हो तो साइंस के आगे क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, या क्या आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या आपके जो कैरियर की ऑप्शंस आपको मिल सकती हैं। तो जितने ज़्यादा कैरियर ऑप्शंस, जितनी ज़्यादा आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, उतना ही उसका स्कोप क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जितना कम होता है तो उतना ही, तो ठीक है। तो जब हम बात करते हैं कि 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ की जब हम बात करते हैं, जैसे लेंथ होगी, ठीक है, इसके अलावा मास हो गया, ठीक है, या कोई भी और जैसे टाइम हो गया। लेंथ, मास और टाइम की बात करते हैं, किसी चीज़ की लंबाई है या कोई टाइम है या उसका मास है। ये 3 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हम लेके चलते हैं, लेंथ, मास और टाइम, ठीक है। तो उनके अंदर जो फिजिक्स है वो कितना मेज़र कर सकते हैं, उसका एक्सटेंट कितना है कि कितना डीपली, ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना मेज़र कर सकते हैं, कम से कम वो कितना मेज़र कर सकती है। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स में आपको दिया हुआ है कि स्कोप ऑफ ए फिजिक्स इज वास्ट एज इट कवर्स क्वांटिटीज ऑफ लेंथ एज हाई एज 10⁻⁴। ये ⁻⁴ है, थोड़ा सा फोन्स के अंदर गड़बड़ है। तो 10⁻⁴ मीटर से, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज़ के अंदर, देखो हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं कि सन से मून का डिस्टेंस कितना है, मून से अर्थ का डिस्टेंस कितना है, सन से अर्थ का डिस्टेंस कितना है, या बाकी प्लैनेट्स का डिस्टेंस कितना है। तो ये ऐसा तो है नहीं कि 2-4 किलोमीटर होगा, बहुत ज़्यादा मीटर्स या बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स की दूरी होती है। तो फिजिक्स के अंदर हम वो सब कुछ जो है वो मेज़र कर सकते हैं, और कितना कम से कम हम कितना माप सकते हैं, 10⁻⁻14। 10⁻⁻14 से लेके हम 10⁻⁴ तक जो है वो डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स और फिजिक्स के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम जैसे कि इसमें 10⁻⁻14 की बात अगर हम करते हैं, तो जैसे हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी हम करते हैं, प्रोटॉन की स्टडी हम करते हैं, तो उनका रेडियस जब हम फाइंड आउट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन शेल्स होते हैं या उनका जब, ठीक है, उनकी स्टडी के अंदर। सिमिलरली अगर रेंज ऑफ टाइम की बात करें तो हम 10⁻⁻22 से लेकर 10⁻18 तक काउंट कर सकते हैं। यानी कि 10⁻22 का जो भी टाइम होगा ना, इतने, ये भी नहीं कि सेकंड्स भी नहीं, मिली सेकंड्स भी नहीं, मिली सेकंड के भी बहुत ज़्यादा नीचे जाके हम काउंट कर सकते हैं। और हाई एज सेकंड्स, आवर्स के भी बहुत ज़्यादा ऊपर जाके 10⁻18 तक हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। एंड द मास जो है, मास कहाँ तक लेके जा सकते हैं हम, 10⁻⁻30 kg से, यानी कि 10 की पावर 10⁻⁻30। आप 10 की पावर को कैसे लेके चल सकते हो, -30 की 1 डिवाइडेड बाय 10 के पीछे 30 जीरो लगा दो। जब आप 1 को डिवाइड करोगे 10 के पीछे 30 जीरो से, तो 1 की वैल्यू जितनी बनेगी ना, उतने kg मास जो है हम वो डिटरमाइन कर सकते हैं फिजिक्स की हेल्प से। और 10⁻55 kg, 1 को मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर 50 से, यानी कि 10 के 55 जीरो लगा के वो जितना केजी बनेगा ना, उतना केजी हम क्या कर सकते हैं, उससे मेजर कर सकते हैं, उससे पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फिजिक्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स बेस्ड ऑन इट्स स्कोप। 2 तरह की जो फिजिक्स होती है ना वो हमारे पास होती है। फर्स्ट वन इज क्लासिकल फिजिक्स एंड अनदर वन इज मॉडर्न फिजिक्स। अब क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में फ़र्क क्या होता है। देखो, क्लासिकल फिजिक्स वो थी जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कई सालों से जो चली आ रही चीज़ है, मतलब जब पुरानी जो चीज़ें थी हम उनका यूज़ करते हैं, जैसे न्यूटन्स के लॉ थे, ठीक है, या कोई भी और जो लॉज होते हैं, फैराडे के लॉज ले लो, या कोई भी जो ओम्स लॉ हो गया, ये चीज़ें जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। मॉडर्न, क्लासिकल मतलब पुरानी, और मॉडर्न मतलब जो आजकल फिजिक्स चलती है, नई नई डिस्कवरीज होने के बाद में, जैसे न्यूटन्स के लॉ के बाद में या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी के बाद में आइंस्टाइन ने भी अपनी थ्योरी दी थी रिलेटिविटी की, ठीक है। तो जो मॉडर्नाइजेशन होती जा रही है, टाइम टू टाइम जो फिजिक्स चेंज होती जा रही है, उसके अंदर हम मॉडर्न फिजिक्स को डील करते हैं।
नॉर्मली क्या होता है, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर हम मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना देखते हैं, मैक्रोस्कोपिक, और मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम माइक्रोस्कोपिक देखते हैं। ठीक है, दो तरह की क्वांटिटीज होती है, आप केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ोगे, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। तो याद रखना है, क्लासिकल फिजिक्स वो फिजिक्स होती है जिसके अंदर हम मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना देखते हैं, और वाइल जो मॉडर्न फिजिक्स होती है उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक फिनोमिनास देखते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैक्रोस्कोपिक फिनोमिनास क्या होते हैं और माइक्रोस्कोपिक फिनोमिनास क्या होते हैं, वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपने याद रखना है कि दो बेस, स्कोप के बेस के ऊपर हम जो फिजिक्स है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज क्लासिकल फिजिक्स एंड अनदर वन इज मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में हम डील करते हैं मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना से, और जो हमारी मॉडर्न फिजिक्स होते हैं उसमें हम डील करते हैं माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना से। आगे आपको पता लगेगा कि मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक क्या होते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक डोमेन की, यानी कि मैक्रोस्कोपिक जो फिनोमिनाज होते हैं वो क्या होते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक फिनोमिनाज के अंदर हम वो चीज़ लेके आते हैं एट लार्ज स्केल, लाइक लेबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल। मैक्रो के अंदर हम वो चीज़ें लेते हैं जो लार्ज होती है, लार्ज स्केल के ऊपर, बड़े पैमाने के ऊपर जो चीज़ें आती हैं, जैसे बड़ी बड़ी लैब्स होगी, ठीक है, टेरेस्ट्रियल्स हो गए, एस्ट्रोनॉमिकल हो गए, सैटेलाइट्स वगैरह को छोड़ रहे हैं उनकी दूरी को मापना है, या बड़ी बड़ी लैब के अंदर जो लगातार एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं उनको मापना है। जैसे हाल ही में अगर हम बात की जाए तो कोरोना की बात कर लें, तो बड़ी बड़ी लैब्स, यानी कि जो काफ़ी सारे देशों के अंदर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, तो वो मैक्रोस्कोपिक है। तो लार्ज स्केल के ऊपर जब बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स या चीज़ें जब जिस डोमेन के अंदर आती हैं, या वो फिनोमिनास जो बड़े पैमाने पे किए जाते हैं, लार्ज स्केल के ऊपर किए जाते हैं, उनको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक्स। इट इंक्लूड्स फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। इसके अंदर सब्जेक्ट्स कौन से आते हैं वो देखिए, हम यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स है वो डील करते हैं। फर्स्ट होती है मैकेनिक्स, देन इलेक्ट्रोडायनामिक्स, देन ऑप्टिक्स एंड देन थर्मोडायनामिक्स। ये सारे के सारे हम क्या करेंगे, +2 के अंदर और +1 के अंदर कवर कर लेंगे सारे, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। हर एक का थोड़ा थोड़ा पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 की मैकेनिक्स क्या होती है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स और थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली होती क्या है। ठीक है, जैसे इनका नाम है ना, उसी नाम से आपको क्या मिलेगी, इनकी डेफिनेशन मिल जाएगी। कैसे मिलेगी देख लेते हैं। फर्स्ट बात करते हैं मैकेनिक्स की। तो मैकेनिक्स क्या होती है, जो न्यूटन्स के लॉ के मोशन के ऊपर बेस्ड होती है। देखो, एम से मैकेनिक्स है, और वो फिजिक्स की वो ब्रांच जो किसी भी बॉडी के मोशन से डील करती है, मूविंग बॉडी से जो डील करती है, जो चीज़ें चल रही हैं उनसे जो डील करती है, दैट इज नोन एज मैकेनिक्स। और जो ब्रांच स्टैटिक चीज़ों से, स्टैटिक यानी कि जो चीज़ें रेस्ट के ऊपर हैं उनसे डील करते हैं, उसको बोला जाता है स्टैटिक्स। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, स्टैटिक्स। क्लियर। तो जो मूविंग बॉडीज के मोशन में जो चीज़ें हैं उनसे डील करती है, उनकी स्टडी करती है, उसको बोलते हैं मैकेनिक्स। एम से मैकेनिक्स, एम से मोशन। और जो रेस्ट वाली चीज़ों को स्टडी करती है वो ब्रांच कहलाती है हमारी स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिक होने का मतलब रेस्ट पे होना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इट इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इट इज कंसर्न विद द मोशन, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, रिजिड एंड डिफॉर्मेबल बॉडीज एंड जनरल सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सो बेसिकली इसके अंदर हम क्या लेके आते हैं, मोशन, इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम, जब एक सीसा की बात हम देख लेते हैं तो इक्विलिब्रियम क्या होता है कि सीसा जो आपने देखा होगा, ऐसे वाला जो झूला होता है, उसके ऊपर अगर यहाँ पे और यहाँ पे सेम केजी के, मतलब बराबर भार के लोग बैठे हैं ना, तो वो ऐसे बैलेंस हो जाता है। तो वो एक बैलेंसिंग कंडीशन को इक्विलिब्रियम का नाम दिया जाता है। रिजिड होने का मतलब जिनकी कोई पर्टिकुलर शेप हो सकती है, कोई भी शेप हो सकती है। ठीक है, रिजिड बॉडी आगे अभी आपका आएगा। डिफॉर्मेबल का मतलब जो डिफॉर्म हो सकती है, अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, जिनकी शेप को हम अपने अकॉर्डिंग किसी भी शेप के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, एंड जनरल सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो अगर आपने नॉर्मली आपसे पूछा जाए कि मैकेनिक्स क्या होती है, तो मैकेनिक्स वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो डील करती है मूविंग ऑफ बॉडीज के साथ, यानी कि जो डील करती है मोशंस के साथ। और इसके अंदर बेसिकली हमारे आते हैं कौन से हैं, न्यूटन के लॉ ऑफ मोशंस आते हैं, और लॉज ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल्स की बात। अगर हम करते हैं कि इसके अंदर एग्जाम्पल कौन कौन सी आती है, तो एग्जाम्पल देखो, वाटर और साउंड की वेव्स, जो भी वेव्स चल रही हैं, वेव्स क्या होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को कैरी करके जाती हैं। अगर इन शॉर्ट टर्म आप वेव को डिफाइन करना जाओ तो वेव क्या होती है, डिस्टर्बेंस। किसी भी चीज़ के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाना, मोशन आ जाना, वो वेव बन जाती है। ठीक है, तो आपके घर पे एक ऐसे लंबी तार लगाई होगी, उसको थोड़ा सा हाथ से हिला के छोड़ दो, उसके अंदर भी ऐसे वेव्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो पानी जब चलता है तो उसकी ओशियंस के अंदर वेव्स बनती हैं, तरंगे बनती हैं। साउंड वेव जब चलता है, हम बोल रहे हैं तो साउंड भी जो है वो वेव की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। तो अब मूव कर रहा है ना, वेव
जो होती है वो मोशन से डील करती है। एक जगह से दूसरी जगह पर जो एनर्जी को लेके जाने का फिनोमिना होता है दैट इज नोन एज वेव। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह चल के ही जाओगे, तो जब चल के जाओगे यानी कि मोशन आ गया, और मोशन के अंदर हम किसको कंसीडर करते हैं, मैकेनिक्स को कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम ऑफ बेंट रोड अंडर द लोड। लोड के अंदर जब बेंट रोड होती है, किसी रोड के ऊपर ना काफ़ी सारा लोड लगा दो, वो थोड़ी देर तक हिलती डुलती रहती है। जैसे तराजू के अंदर हम कोई चीज़ नहीं तोलते, तो वो जब तक बराबर हो जाती है तो भी थोड़ा थोड़ा मोशन उसके अंदर होता रहता है। उसके बाद में प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट बाय इजेक्टिंग गैसेस, और जो रॉकेट्स को रिलीज किया जाता है, जैसे कोई चंद्रयान वगैरह जो सैटेलाइट्स हैं उनको रिलीज किया जाता है, तो वो एकदम से बाहर निकल के जाते हैं गैस को रिलीज करते हुए। दैट फिनोमेना इज ऑल्सो अंडर मैकेनिक्स, क्योंकि मूव कर रहे हैं ना। ठीक है, तो जो चीज़ें मूव करती हैं, जो जिसके अंदर मोशन से हम डील करते हैं, उस ब्रांच को बोला जाता है मैकेनिक्स। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स की। अब यहाँ से भी आपको ना बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि इलेक्ट्रो और डायनामिक्स अलग अलग कर लो इस वर्ड को। पहले इसको लिख लो इलेक्ट्रो, और लास्ट वाले को अलग कर लो, दैट इज डायनामिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर क्या होता है, तो वो देखिए, इट डील्स विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना। It deals with electric and magnetic phenomena associated with charged and magnetic bodies। देखो, डायनामिक्स के अंदर भी क्या होता है, जो चीज़ें हमारी वेरी की जा सकती है। ठीक है, डायनामिक्स और काइनामेटिक्स हम दो ब्रांचेस नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो डायनामिक्स वो होते हैं जो वेरिएबल्स होते हैं, जिनके अंदर चेंजेस प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, या आप बोलो कि एक चेंज हो रहा है तो दूसरा चेंज होगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम डील करते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना से। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या हो गया, चार्ज से एसोसिएटेड कोई चीज होगी। मैग्नेटिक का मतलब क्या हो गया, मैग्नेट से एसोसिएटेड कोई चीज होगी। इसी इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। ठीक है, फिनोमिना एसोसिएटेड विद चार्ज एंड मैग्नेटिक बॉडीज की जब हम डील करते हैं दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। जब मैंने पीछे आपको फैराडे के लॉज के बारे में थोड़ा सा बताया था, इंडक्शन का प्रोसेस जब मैंने आपको बताया था कि 10th क्लास के अंदर और 9th क्लास के अंदर आपने ये फैराडे के जो लॉज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, ये सुने थे। ठीक है, वो क्या बोलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर वो वेरी करता है टाइम के साथ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वेरिएशन आती है, या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर की हम बात करते हैं, तो वो क्या प्रोड्यूस करवाता है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायनामिक्स क्या होगी, वेरी कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा तो क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स वो ब्रांच है जिसके अंदर हम डील करते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिनास के साथ, जो चार्ज के साथ। अब इलेक्ट्रिक वाले जो होंगे वो चार्ज से एसोसिएटेड होते हैं, और जो मैग्नेटिक बॉडीज, मैग्नेटिक फिनोमिनास हैं, वो मैग्नेटिक बॉडीज के साथ एसोसिएटेड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट है मोशन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। आपने क्या करना है, एक मैग्नेट लेनी है इधर और एक मैग्नेट लेनी है इधर, बीच में आपने क्या कर देना है, एक कोई तार रख लेनी है जिसके अंदर क्या है, करंट जा रही है। ठीक है, उसको मूव कराना है। उसको मूव कराओगे ना तो वहां पे इलेक्ट्रोडायनामिक्स आएगी। अब मूव कराओगे तो कोई चीज चेंज हो रही है ना, इसके एक्स और वाई चीजें, डायमेंशंस भी चेंज हो रहे हैं। और अब जो इसको मूव कराओगे तो इसका जो करंट है वो भी तो वेरिएबल आना हो। तो मूविंग करंट जो होता है वो क्या प्रोड्यूस कराता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात अगर हम करते हैं प्रोपेगेशन ऑफ रेडियो वेव्स इन द आइनोस्फीयर, ये आपके 10th यूनिट के अंदर आएगा, +2 के अंदर। ये हम तभी करेंगे। बेसिकली आप इतना याद रखो कि जो रेडियो वेव्स होती हैं, काफ़ी सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास पाई जाती हैं, उनमें से एक होती है रेडियो वेव्स, और वो जब प्रोपेगेट करती हैं आइनोस्फीयर के अंदर तो भी क्या होता है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर का जो फिनोमिना है वो होता है द रिस्पॉन्स ऑफ सर्किट टू एन AC वोल्टेज। AC वोल्टेज को एक सर्किट का जो रिस्पॉन्स होता है सिग्नल का, वो भी हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स क्या होती है, वो ब्रांच होती है फिजिक्स की जिसके अंदर हम डील करते हैं ऑप्टिकल चीज़ों से। ऑप्टिकल चीज़ें यानी कि जो चीज़ें ग्लास से बनी हुई हैं, जो चीज़ें लेंस से बनी हुई हैं, ग्लासेस, लेंस, मिरर्स, ये चीज़ें आपने 10th के अंदर की है। तो जिस ब्रांच के अंदर हम डील करते हैं किन चीज़ों से, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, या ऑप्टिकल जो सब मटेरियल्स होते हैं उनसे, जैसे लेंस हो गया, मिरर हो गया, ग्लास हो गया। ठीक है, इन चीज़ों से जो डील करते हैं। तो देख लेते हैं क्या होती है। इट डील्स विद द फिनोमिना इन्वॉल्विंग लाइट। अब क्या होगा, जब हम ग्लास की और इनकी बात करते हैं और ऑप्टिकल फिनोमिना की बात करते हैं, तो क्या करते थे हम वहाँ पे कि ये हमारे पास कोई ग्लास स्लैब पड़ी थी, इसके ऊपर आके लाइट स्ट्राइक करती है, तो वहाँ पे हम क्या करते थे, दो फिनोमिनास पढ़ते थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके अलावा डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी आपने पढ़ा था, जब प्रिज्म के अंदर से रेनबो बन के आता है।
ठीक है। कलर एग्जिबिटेड बाय द थिन फिल्म्स, कलर कैसे एग्जिबिट होते हैं देखना, आपने क्या करने हैं, जो सोप के बबल्स होते हैं ना, सोप के बबल्स यानी कि जो हमारे पास वो बबल जो नहीं आती, जो गेम खेलते हैं बबल्स वाली, तो उसके अंदर बबल्स को प्रोड्यूस करके देखना और उसको धूप के अंदर देखना, आपको अलग अलग लेयर्स दिखाई देती हैं, ठीक है। अगर ये भी नहीं है तो कहीं पे जब आप सड़क पे आते जाते हो तो कहीं पे अगर डीजल वगैरह गिर जाता है तो उसकी एक थिन लेयर सड़क के ऊपर आ जाती है, और दूर से जब आप उसको देखते हो या थोड़ा सा पास आके ऊपर से आप देखोगे तो उसके अंदर आपको मल्टीपल कलर्स दिखाई देते हैं, वो आता है हमारा थिन फिल्म्स के अंदर। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, आपका जो रेनबो बनता है या प्रिज्म के अंदर से जो व्हाइट लाइट को पास करवाया जाता है और विबग्योर के अंदर जब वो कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज नोन एज डिस्पर्सन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाना, ठीक है। इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, ना इसमें मीडिया चेंज होता है, जैसे गई है वैसे की वैसे ऊपर के ऊपर से सरफेस से रेयर से डेंसर मीडियम से वापस आ जाती है, ठीक है। रिफ्रैक्शन के अंदर हमारा जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, डेंसर से रेयर में जाती है। तो जब डेंसर से रेयर में जाती है तो बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, डेंसर से रेयर, डॉक्टर, और डॉक्टर से बच्चे दूर भागते हैं ना, तो नॉर्मल से दूर भागेगी, यानी कि बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बाकी दूसरा केस बच गया रेयर्स टू डेंसर, तो रेयर टू डेंसर के अंदर क्या होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगी, ठीक है। एक केस आपको याद हो गया डॉक्टर वाला कि दूर भागेगी यानी कि नॉर्मल से दूर जाएगी, बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो दूसरा जो होगा उसमें तो टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगा ही आएगा। तो जो लाइट के फिनोमिना, जिसके अंदर हम लाइट की बात करते हैं, लेंसेज की बात करते हैं, मिरर्स की बात करते हैं, ठीक है, ग्लासेस की बात करते हैं, ग्लास स्लैब हो गया, प्रिज्म हो गया, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, इन चीज़ों की बात करते हैं ना, वो आता है हमारा ऑप्टिक्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स देखो, थर्मो वर्ड हम तब लेते हैं जब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। थर्मो वर्ड कब आता है, जब टेम्परेचर की बात करते हैं। और डायनामिक्स किसको बोला जाता है, जब कोई चीज़ वेरी करती है, यानी कि वेरिएबल, जो चीज़ वेरिएबल होती है। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर को वेरी करवाएंगे, तो जिस ब्रांच के अंदर हम टेम्परेचर का हाई लो इक्विलिब्रियम यानी कि वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज थर्मोडायनामिक्स। तो देख लेते हैं, इट डील्स विद द सिस्टम इन मैक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम एंड चेंजेस इन द इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, एंट्रोपी एक्सेट्रा। अब इसके अंदर क्या होता है, एक तो इंटरनल एनर्जी यानी कि सिस्टम की खुद की जो इंटरनल अंदर की एनर्जी है वो, टेम्परेचर यानी कि उसका तापमान, 10 डिग्री था तो 30 डिग्री हो जाए, 10 डिग्री था तो 5 डिग्री हो जाए। एंट्रोपी क्या होती है, डिसऑर्डर की बात हम करते हैं। डिसऑर्डर मतलब उल्टा पुल्टा हो जाना किसी चीज़ों का, जितना ज़्यादा डिसऑर्डर होगा किसी सिस्टम के अंदर उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या होगी, एंट्रोपी होगी, ठीक है। तो उसके बाद की बात हम करते हैं, तो सिस्टम अंडर एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज और हीट, बाहर से हम फोर्सेज भी लगाते हैं, हीट भी लगाते हैं कि किसी सिस्टम को हम हीट करते हैं, ठीक है। किसी भी लिक्विड या सॉलिड चीज़ को हमने हीट किया, हीट करने के साथ में हम देखेंगे कि उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है या नहीं, ठीक है। उसके साथ में उसकी डिसऑर्डर देखेंगे। डिसऑर्डर मतलब जब वो सॉलिड से लिक्विड में जाता है तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागने स्टार्ट हो जाते हैं, इजीली मूव करने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब डिसऑर्डर इंक्रीज हो गया। गैसियस फॉर्म में जाएगा तो डिसऑर्डर और इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में उसकी इंटरनल एनर्जी को भी हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे +1 के अंदर, तो उसके अंदर हम ये सारा कुछ करेंगे। तो बेसिकली आपने देखना है कि जो ब्रांच किस चीज़ों से डील करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन टेम्परेचर, एंट्रोपी एक्सेट्रा से, अंडर द एप्लीकेशन हो, जब आप बाहर से या तो फोर्स लगाते हो आप हीट लगाते हो, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम बेसिकली बात करते हैं टेम्परेचर की, हीट की। तो टेम्परेचर और हीट क्या होती है, एक टाइप ऑफ एनर्जी तो होती है। जब हीट करोगे तो टेम्परेचर राइज होगा, और टेम्परेचर राइज होगा यानी कि वो गर्म हो रही है चीज़, तो एनर्जी ज़्यादा निकल रही है, तो इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे। और जब हीट कर रहे हैं तो उसकी मैटर की स्टेट भी तो चेंज हो रही है, सॉलिड लिक्विड गैस, ये चीज़ें भी तो हो रही है, तो एंट्रोपी की बात करते हैं, डिसऑर्डर की। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स, तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन्स एंड डायरेक्शन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। इसके अंदर क्या होते हैं, हम बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स का प्रोसेस लेते हैं। जब हम थर्मोडायनेमिक्स करेंगे उसके अंदर हीट पंप करेंगे, रेफ्रिजरेटर करेंगे, कार्नोट साइकिल्स करेंगे, तो उस टाइम पे हम इसको पूरा डिटेल में करेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है कि थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक डोमेन। अभी तक हमने मैक्रोस्कोपिक पढ़ा था, जिसमें लार्ज स्केल के ऊपर जो फिनोमिनाज अक्कर करते हैं, दैट इज नोन एज मैक्रोस्कोपिक। और जब जो फिनोमिनाज है वो छोटे स्केल के ऊपर, छोटे यानी कि माइनर स्केल्स के ऊपर, स्मॉल स्केल के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, उनको बोला जाता है माइक्रोस्कोपिक डोमेन। यानी कि किसी एटम की बात कर लें, किसी मॉलिक्यूल की बात कर लें, किसी न्यूक्लियस की बात कर लें, तो वो होते हैं, एटम का साइज कितना होता है, बहुत छोटा, ठीक है। अब मॉलिक्यूल होगा उसमें एक या
एक से या दो एटम या दो से ज़्यादा एटम्स जब कंबाइन होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा जब एटम कंबाइन होते हैं तो वहाँ पे हमें मॉलिक्यूल बनता है। जैसे ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन है तो O2 बनता है, दैट इज ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब उसके बाद में हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस तो फिर भी और छोटा हो गया। ठीक है, तो जहाँ पे स्मॉल स्केल की बात हम करते हैं, स्मॉल स्केल फिनोमिना जहाँ पे आता है उसको बोला जाता है माइक्रोस्कोपिक। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से देखना पड़ता है। तो जो छोटे छोटे फिनोमिनाज होते हैं, स्मॉल फिनोमिनाज जो होते हैं, छोटे पैमाने के ऊपर जब हम बात करते हैं उनको बोला जाता है माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स। It also deals with the interactions of probes like electron, photons and other elementary particles। उनकी इंटरेक्शन जैसे इलेक्ट्रॉन की होगी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की होगी, या कोई भी फोटोन्स वगैरह हैं उनकी। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड आया फोटोन, तो फोटोन हमारे क्या होते हैं, एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, लाइट के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी हैज़ बीन डिवेल्प एंड टू हैंडल दिस फिनोमिना। देखो, जब हम बड़ी चीज़ों की बात करते हैं तो हम एवरेजली ले लेते हैं कि एवरेजली ये चीज़ इतनी हो सकती है, बट जब हम छोटी छोटी चीज़ों की बात करते हैं तो हर एक चीज़ हमें बतानी पड़ती है कि ये चीज़ कितनी है, एक पॉइंट का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके लिए देखो, जब हम बात करते हैं ना क्लासिकल फिजिक्स की, तो हम एक एवरेज लेके चल सकते हैं कि हमारे पास, मान लो जैसे उन्होंने बोला था कि एक बड़ी लैब है, तो हम बोल देते हैं कि उस लैब में से एवरेजली काम करके एवरेजली इतने लोगों का सही आया था, तो दैट मीन्स कि ये प्रोसेस सही है। ठीक है, मान लो उसमें 10 साइंटिस्ट काम करते थे, 10 में से 8 का वो प्रोसेस सही निकला, 2 का गलत निकल गया, तो भी हम उसको सही मान लेते थे। पर क्वांटम क्या बोलती है कि अगर 10 काम कर रहे हैं तो 10 के 10 जब तक सही नहीं होते तब तक उस चीज़ को ट्रू नहीं माना जाता, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, डिटेल में स्टडी करना है, पूरा एवरेजली स्टडी नहीं करना है। ठीक है, तो क्वांटम क्या होती है, जहाँ पे आप एक एक चीज़ को ध्यान से, छोटी छोटी चीज़ों को, स्मॉल पार्टिकल्स को ध्यान से करते हो। क्लासिकल के अंदर या मैक्रोस्कोपिक के अंदर हम क्या कर लेते हैं कि बोल देते हैं कि हाँ, यहाँ से अब अर्थ से जो मून का डिस्टेंस है, एक साइंटिस्ट ने मेज़र किया, उसका मान लो 10⁻14 आ रहा था, दूसरे ने मेज़र किया, उसका 10⁻15 आ रहा है, बीच में किसी का 10⁻16 आ रहा है, किसी का 13 आ रहा है, तो उसकी एक एवरेज मिलाते हैं और लगा देते हैं कि 10⁻15 या 14 के बीच में ये डिस्टेंस है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बट क्वांटम के अंदर अगर मेजर करोगे तो 10⁻15 ही सबका आंसर आना चाहिए, अगर वही आंसर है तो, अदरवाइज वो जो प्रोसेस होता है वो सिलेक्ट नहीं किया जाता। नेक्स्ट है द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिक्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्रेस ऑफ फिजिक्स के अंदर जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोग्रेस यानी कि जो फिजिक्स है उसकी तरक्की के अंदर रिस्पॉन्सिबल है, उनका जो इफेक्ट है वो है। तो फर्स्ट है क्वांटिटेटिव एनालिसिस अलोंग विद क्वालिटेटिव एनालिसिस। एक क्वांटिटेटिव, एक होती है क्वांटिटी, एक होती है क्वालिटी। क्वांटिटी मतलब चीज़ें कितनी हैं, गिनती कितनी है, और क्वालिटी मतलब कि जो चीज़ें आपके पास हैं उनकी जो क्वालिटी है वो क्या है, यानी कि वो कैसी हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट है द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉज इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। तो डिफरेंट जो लॉज होते हैं, जैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया या न्यूटन्स के जो लॉज हो गए, तो उनका डिफरेंट कंटेक्स्ट के अंदर जो एप्लीकेशंस हम यूज़ करते हैं वो अप्रॉक्सीमेशन यानी कि अप्रोच द कॉम्प्लेक्स फिनोमिना ब्रोकन डाउन इनटू कलेक्शन ऑफ बेसिक लॉज। अप्रॉक्सीमेशन यानी कि किसी चीज़ को एज्यूम कर लेना, अजम्पशंस ले लेना कि एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिनोमिना था और उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। जैसे मैथ्स का कोई सम होता है, एक बड़ी सी स्टेटमेंट दी होती है, उसमें से क्या करते हैं, पहले गिवन लिखते हैं, फिर फॉर्मूला लिखते हैं, फिर उसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, फिर कैलकुलेशन करते हैं, फिर आंसर निकालते हैं, और फिर उसकी यूनिट्स या जो भी चीज़ें चेंज करनी होती है वो करते हैं। तो उसके अंदर क्या हो गया, एक बड़ी सारी स्टेटमेंट को स्मॉल स्टेप के अंदर आपको डिवाइड करके दे दिया, तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। एकदम देखने से वो सॉल्व नहीं हो रही। तो एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को जब बेसिक लॉज के अंदर, छोटे छोटे लॉज के अंदर ब्रोकन कर दिया जाता है, दैट इज नॉन एज अप्रॉक्सीमेशन अप्रोच। फिर है एक्सट्रैक्टिंग एंड फोकसिंग ऑन एसेंशियल फीचर्स ऑफ ए फिनोमिना। और किसी भी जो फिनोमिना है उसके अंदर से काफ़ी सारे उसके फीचर्स को निकालना, उनके ऊपर फोकस करना, उनको छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करना, ये चीज़ें कुछ थी जो फिजिक्स की प्रोग्रेस, तरक्की के अंदर जो हम नए नए लॉज पढ़ रहे हैं, नई नई चीज़ें जो आ रही है, अभी डिस्कवर हो रही है, ठीक है, तो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं 3 मेन या इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज हाइपोथेसिस, एक्सियम्स एंड मॉडल्स। कि हाइपोथेसिस क्या होती हैं, एक्सियम्स क्या होते हैं और मॉडल्स क्या होते हैं, तो हम डिटेल में इनकी स्टडी करते हैं। फर्स्ट चलते हैं हाइपोथेसिस के अंदर। तो हाइपोथेसिस क्या होती है, इज ए सुपरपोजिशन
या सुपोजिशन, सपोज करना किसी चीज को, विदाउट अज्यूमिंग दैट इट इज ट्रू। हम क्या कर लेते हैं, कोई भी चीज को मान लेते हैं और ये नहीं देखते कि वो सही है या गलत है, हम बस उसको मान लेते हैं। इट मे नॉट बी प्रूव्ड बट कैन बी वेरीफाइड थ्रू द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। इसको प्रूव नहीं किया जा सकता, हम ये नहीं बोल सकते कि यूनिवर्सली हर एक जगह पे वो ट्रू होगी। कहीं हम मान लेते हैं कि वो चीज़ हमने मान ली, सपोज कर ली कि ये चीज़ है, हम ये नहीं देखते कि वो ट्रू है या फॉल्स है, हम एक्सपेरिमेंट्स करते जाते हैं और उसको वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे ग्रेविटी की वैल्यू है वो 9.8 है, हमने मान ली, वो प्रूव भी होगी, पर कई जगह पे 9.7 भी आती है, कहीं पे 9.85 भी आती है। ठीक है, ये बेसिक एग्जांपल नहीं है। हाइपोथेसिस क्या होती है, सुपोजिशन होती है लोगों की, सुपोजिशन वो मान लेते हैं और उस चीज़ को फिर ये नहीं देखते कि वो सही है या गलत है। अज्यूमिंग दैट, कि उन्होंने जो है वो ये नहीं, विदाउट अज्यूमिंग उन्होंने ये मान लिया कि एक चीज़ को उन्होंने कंसीडर कर लिया कि ये चीज़ है, और उन्होंने उसके बारे में ये नहीं सोचा कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो इसको बेसिकली प्रूव नहीं किया जा सकता कि हम इसको एक फॉर्मूला ले लें और प्रूव कर दें कि LHS इज इक्वल्स टू RHS एंड हैंस प्रूव्ड, तो वो नहीं होता। काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और उसके बाद में इसको वेरीफाई किया जाता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट, एक्सियम्स क्या होते हैं, इज ए सेल्फ एविडेंट ट्रूथ दैट इट इज एक्सेप्टेड विदाउट कॉन्ट्रोवर्सीज और क्वेश्चन। ये एक सेल्फ एविडेंट ट्रूथ होता है, ये एक ट्रूथ होता है जिसको बिना किसी कॉन्ट्रोवर्सी के, बिना किसी सवाल जवाब के, विवाद के, या बिना किसी क्वेश्चंस के हम इनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। हाइपोथेसिस जो थी वो एक सुपोज किया था, ठीक है, सुपोज किया था, ये नहीं देख रहे थे कि वो ट्रू है या नहीं। एक्सियम्स क्या होते हैं, एक सेल्फ एविडेंट ट्रूथ होते हैं। ठीक है, आप मैथ्स के अंदर पढ़ते हो एक्सियम्स और थ्योरम्स, दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके अंदर हम एक चीज़ ये भी लेते हैं कि स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट्स जब भी आप लिखते हो, आपको पेपर के अंदर आ जाते हो, तो स्टेटमेंट आपको एज इट इज़ लिखनी होती है, डेफिनेशन आप कोई भी चेंज करके लिख देते हो। तो एक सेल्फ एविडेंट होने का मतलब, न्यूटन ने कोई और जो है डेफिनेशन दी, आइंस्टाइन आया उसने कोई और डेफिनेशन दे दी, गैलीलियो आया उसने कोई और डेफिनेशन दी। तो सेल्फ एविडेंट, खुद को एविडेंस मान के उन्होंने वो चीज़ जो है वो एक्सेप्ट की गई उनकी। हम न्यूटन की चीज़ें भी पढ़ते हैं, आइंस्टाइन वाली भी पढ़ते हैं, सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो उनको एविडेंस किया गया बिना किसी कंट्रोवर्सीज और क्वेश्चंस के। उस टाइम के अंदर वो थी, उसके बाद में चीज़ें चेंज होने के साथ आइंस्टाइन भी सही हो गया, उसके साथ चीज़ें चेंज होने के साथ गैलीलियो भी सही हो गया। तो एक्सियम्स क्या होता है, सेल्फ एविडेंट ट्रूथ होता है जो बिना किसी क्वेश्चंस के एक्सेप्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडल्स की। तो मॉडल क्या होता है, एक थ्योरी प्रपोज टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्व फिनोमिना। अब इसके अंदर देखो हम क्या करते हैं, जैसे बोहर का मॉडल करते हैं, रदरफोर्ड का मॉडल करते हैं, या आपने जो पीरियोडिक टेबल्स है उसके अंदर आपने काफ़ी सारी क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी कि मेंडलीव की क्लासिफिकेशन, ये काफ़ी सारी पढ़ते हो, डार्विन की जो थ्योरी है वो। तो क्या करते हैं कि ये साइंटिस्ट काफ़ी सालों तक बैठ के किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और उस ऑब्जर्व फिनोमिना को अपने कुछ पॉइंट के अंदर उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे बोहर के मॉडल के अंदर बात करते हैं तो बोहर ने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और डेफिनेट जो एनर्जी शेल्स है उनके अंदर रिवॉल्व करते हैं, और एनर्जी शेल्स जैसे n = 1 2 3 4 या K L M N ये भी हम ले सकते हैं। तो उसने ऑब्जर्व किया बैठ के एटम को, ठीक है, और उसके बाद में उसने अपनी जो थ्योरीज हैं उनको एक्सप्लेन किया कि ऐसा ऐसा उस चीज़ के अंदर था, तो वो होते हैं मॉडल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है assumption। assumptions क्या होती हैं, assumption is the basis of physics where the number of phenomena can be explained। assumptions क्या होती है, किसी चीज़ को assume कर लेना, मान लेना। तो फिजिक्स या मैथ्स की बात जब हम करते हैं तो शुरू में हम बोल देते हैं कि लेट x इज इक्वल्स टू दिस, लेट y इज इक्वल्स टू दिस, या सपोज अ नंबर x इज इक्वल्स टू दिस। तो अजम्पशंस जो होती हैं वो फिजिक्स का एक बेसिस होती है। बेसिस मतलब जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और काफ़ी सारी चीज़ों को प्रूव करते हैं। जैसे हम पीछे कंजर्वेशन लॉज पढ़ के आए हैं, तो हम मान लेते हैं कि इनिशियली वेलोसिटी v थी और उनका जब कोलिजन हुआ, मोमेंटम की जब हम बात करते हैं, जब वो कोलाइड हुई, टकराई, और उसके बाद में उनकी वेलोसिटी जो है वो v2 हो गई। तो ये अजम्पशंस माननी पड़ती है और इसी के बेस के ऊपर हम जो लॉज होते हैं उनको प्रूव करते हैं। दिस अजम्पशंस आर मेड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट से होती है। जब चीज़ टकराई एक दूसरे से तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ है ना। ऑब्जर्वेशन से होती है, जब दो चीज़ें टकराई हैं स्टेशन के ऊपर, जब दो ट्रेन टकरा रही है, स्टेशन पर जो बंदा खड़ा वो देख रहा है, एंड लॉट ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, और उसके बाद में स्टैटिस्टिकल डाटा भी देखा जाता है कि उसके अंदर कितने लोग थे, दोनों ट्रेन किस स्पीड से आ रही थी, कितने टाइम के ऊपर आई हैं। तो अजम्पशंस के अंदर बेसिक्स ये चीज़ें हम मान के चलते हैं। उसके बाद में है टेक्नोलॉजिकल जो एप्लीकेशंस है फिजिक्स की, वो हमारे पास क्या है, यानी कि फिजिक्स ने टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या अपना जो योगदान है वो दिया है। तो उसके अंदर देखते हैं
पहला था स्टीम इंजन जो बनाया गया था, डिवेल्प फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन 18th सेंचुरी। सबसे पहले स्टीम इंजन की डिस्कवरी हुई थी। जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया था, पानी को गर्म कर रहा था, जैसे उस पानी गर्म हो रहा था, भाप के साथ जो ढक्कन है वो लगातार हिल रहा था, तो उसको ये पता लग गया कि जो भाप है वो फोर्स लगाती है और उससे इंजन्स को या बड़ी बड़ी चीज़ों को भी रन किया जा सकता है। जैसे स्टीम इंजन्स ट्रेन्स चलती हैं, या जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कोयले से पानी को गर्म करके स्टीम बनाई जाती है और स्टीम से टरबाइन को घुमा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। उसके बाद में वायरलेस कम्युनिकेशन हैज़ डिवेल्प आफ्टर द डिस्कवरीज ऑफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। आपके हाथ में जो फ़ोन है आप वो यूज़ कर रहे हो, जो हमारे डिश एंटीनाज होती हैं वो यूज़ कर रहे हैं, जो वाईफाईज होती हैं वो यूज़ कर रहे हैं, यानी कि वायरलेस जो सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं वो भी फिजिक्स की ही देन है। उसके बाद में कन्वर्जन है सोलर एनर्जी का, विंड एनर्जी का, जियोथर्मल एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वो भी फिजिक्स का ही फिनोमिना है। उसी के अंदर भी तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के फिनोमिनाज आते हैं। 10th क्लास के अंदर आपने मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर किया, उसके अंदर बहुत बार है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हाइड्रो सोलर एनर्जी क्या होती है, सोलर पैनल लगाया होता है, सूरज की किरणें आती है उसके ऊपर गिरती हैं और जो सोलर एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। पवन चक्कियाँ चलती है, हवा चलती है, जैसे वो चक्की घूमती है टरबाइन भी साथ में रोटेट होती है, वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। जियोथर्मल एनर्जी यानी कि अर्थ के अंदर की, जो उसकी अर्थ के अंदर जो परतें होती हैं उनके अंदर जो वाइब्रेशन होती है या जो लावा होता है उसके हीट होने के कारण जो अंदर जो स्टीम प्रोड्यूस होती है उसको एक पाइप के थ्रू क्या किया जाता है, एक पाइप लगा दी जाती है धरती के अंदर और उसके थ्रू स्टीम को क्या किया जाता है, उस टरबाइन के ऊपर लगाया जाता है और उससे रोटेट करवाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। तो इसके अंदर हमने बेसिक 4 वीडियोस किए हैं, 4 वीडियोस के अंदर हमारा ये चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट एक वीडियो हम और करेंगे जिसके अंदर इसका सारी जो रिवीजन है उसको हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद में आपको इसके जो शॉर्ट नोट्स हैं या क्विक रिवीजन के लिए जो नोट्स आपको चाहिए या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उसी रिवीजन वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका जो फिजिकल वर्ल्ड है वो खत्म हो गया। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। और यहीं पे आपका जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर था दैट इज फिजिकल वर्ल्ड वो खत्म होता है। हमने सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो एक बार कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम एक क्विक रिवीजन करेंगे इसी चैप्टर की, तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर की एक क्विक रिवीजन करेंगे। शॉर्ट नोट्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।